इस फिल्म की शुरुआत एक शांत टाउन से होती है, जिस टाउन में हमें एक घर दिखाया जाता है और उसी घर में हमें एक बेबी सिटर लड़की एमिली दिखाई जाती है, जो दो बच्चों मार्क और मरीना की उनके ही घर में देखभाल करती है। मार्क एमिली को बताता है कि उसके पिता कहते हैं कि उनकी अलमारी में एक मांस खाने वाला राक्षस रहता है, लेकिन एमिली इसे सिर्फ बच्चों की इमेजिनेशन समझती है और अलमारी को चेक करके कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं रहता। फिर वह उस अलमारी के सामने एक कुर्सी रखकर उस पर मार्क का एक टॉय रख देती है और कहती है कि उस अलमारी में कुछ भी नहीं है, जिसके बाद वह दोनों बच्चों को सुलाकर नीचे टीवी पर म्यूजिक सुनते हुए एंजॉय करने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वह आराम करने के लिए बैठती है तो अचानक वही टॉय उसे टीवी के पास रखा मिलता है और उस पर योर प्रिटी लिखा हुआ था। एमिली सोचती है कि यह मार्क की शरारत होगी, तो वह जल्दी से बच्चों के कमरे में जाती है, पर वहां मार्क तो सो रहा था, लेकिन मरीना गायब थी और उनके कमरे की अलमारी भी खुली हुई थी। एमिली अलमारी को फिर से चेक करके वही कुर्सी उसके सामने फिर से रख देती है और मरीना को ढूंढते हुए वह घर के दूसरे कमरे में जाती है, पर पूछने पर मरीना भी इनकार करते हुए कहती है कि उसने भी उस कुर्सी को वहां से नहीं हटाया। एमिली को कुछ समझ में नहीं आता, पर इस दौरान किसी ने दीवार पर लगी सारी फोटोज को नीचे फ्लोर पर रख दिया था और जब एमिली फिर से मार्क के कमरे में जाती है तो अलमारी फिर से खुली हुई थी और वह टॉय अब मार्क के बेड पर पड़ा हुआ था और इस बार उस पर बी माइंड लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर एमिली बहुत डर जाती है और वहां से भागकर मरीना को देखने के लिए चली जाती है। पर इस बार किसी ने मरीना का मुंह बांधकर उस पर फॉरएवर लिखा कागज छोड़ दिया था। एमिली भागकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर किसी ने फोन की वायर भी काट दी थी, जिस दौरान टीवी पर एक वीडियो टेप भी अपने आप चलने लगती है और टीवी में एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है, जिसने हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ था जिस पर एंड एवर लिखा हुआ था। एमिली बहुत घबरा जाती है और तभी वही नकाबपोश आदमी पीछे से आकर एमिली को मार देता है और यह सारी घटना वहां पड़े एक कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। जिसके बाद कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे बढ़ती है और हमें डीना नाम की एक लड़की इसी टाउन की तरफ आते हुए दिखाई देती है और आज के दिन उसका पूरा टाउन हैलोवीन की तैयारियों में डूबा हुआ था, जिस दौरान रास्ते में डीना को उसके पुराने स्कूल के दोस्त विलिस और मैक्स मिलते हैं, जो थोड़े शरारती अंदाज में डीना का स्वागत करते हैं। पर उनसे थोड़ी बातें करके डीना अपने पिता की मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाती है। अब इसी दौरान इसी टाउन के शेरिफ आर्नोल्ड को अपने घर के बाहर एक रहस्यमय बॉक्स पड़ा मिलता है और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो उन्हें उसमें से इसी टाउन के एक घर के गैरेज का ओपनिंग रिमोट कंट्रोल मिलता है, जिसे देखकर शरीफ थोड़े हैरान हो जाते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ डीना अपनी एक दोस्त हैडी से मिलने पहुंचती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। हैडी डीना को बताती है कि आज रात उसे शेरिफ के बेटे की बेबी सिटिंग का काम मिला है और मजाक करती है कि शेरिफ की पत्नी की मौत के बाद से ही वो अकेले हो गए हैं, तो क्यों ना मैं ही उनसे शादी करके शेरिफ के बेटे की मां बन जाऊं। अब उन दोनों की थोड़ी हंसी मजाक के बाद डीना अपने घर आ जाती है, जहां उसके पेरेंट्स डीना को देखकर खुश होते हैं, पर अंदर ही अंदर किसी कारण वो थोड़े उदास भी थे। जबकि दूसरी तरफ शेरिफ अपने एक ऑफिसर के साथ उस रिमोट वाले घर तक पहुंच जाते हैं, पर वो घर सेल पर लगा होता है और वहां कोई नहीं रहता था। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि यह वही घर है जहां एमिली नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी और एमिली की हत्या के बाद इस घर के मालिक ने रिपोर्ट भी किया था कि उसका गराज रिमोट गायब है। अब जब वो अपने स्टेशन में थे तो शेरिफ को वैसा ही एक और बॉक्स मिलता है, लेकिन इस बार उसमें एक वीडियो टेप था जिस पर लिखा था नाइट ऑफ द रीपर। वीडियो चलाने पर उन्हें उसमें वही नकाबपोश आदमी एक कैंपर की हत्या करता दिखाई देता है। अब शेरिफ को याद आता है कि जब उन्हें इस कैंपर की लाश मिली थी तो सबने इसे एक एक्सीडेंट बताया था, पर यह तो एक मर्डर था। अब उधर डीना की दोस्त हैडी का अचानक से पेट दर्द होने लगता है, तो वो अपने बेबी सिटिंग के काम पर नहीं जा पा रही होती, इसीलिए वो डीना से शेरिफ के घर जाकर शेरिफ के बेटे का ध्यान रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर डीना मान जाती है। जबकि दूसरी तरफ शेरिफ अपने साथी के साथ उस जगह की छानबीन करने के लिए निकल पड़ता है जहां उस कैंपर को किलर ने मारा था, जिस दौरान उसी रास्ते पर उन्हें एलिजाबेथ नाम की एक फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर मिलती है और शेरिफ के पूछने पर वह बताती है कि इस सड़क पर एक जानवर मरा पड़ा था और मैं उसे यहाँ से हटा रही थी। शेरिफ भी उसकी बात मान लेता है और फिर वह अपने साथी ऑफिसर को लेकर वहां से चल देता है और जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो शेरिफ को वहां पर तीसरा बॉक्स पड़ा मिलता है, जिसमें भी उन्हें एक और वीडियो टेप मिलती है और उस पर लिखा था नाइट ऑफ द रीपर द बेबी सिटर और यह टेप एमिली की हत्या वाला होता है, जिसमें साफ पता चलता है कि किलर ने गराज रिमोट का इस्तेमाल करते हुए घर में घुसकर एमिली की हत्या की थी। इन सभी सबूतों को देखकर शेरिफ को यकीन हो जाता है कि जिन सारी मौतों को एक एक्सीडेंट समझा जा रहा था वो दरअसल एक सीरियल किलर द्वारा की गई हत्याएं थीं। उस वीडियो टेप में उन्हें एक कार भी दिखाई देती है, जिसके नंबर प्लेट को देखकर शेरिफ एक लड़के जिसका नाम चैड है उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि उस कार का नंबर चैड के नाम पर था, लेकिन चैड शेरिफ से कहता है कि उसने कुछ नहीं किया।
इसी दौरान डीना अब शरीफ के घर बेबी सिटिंग के लिए पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात शरीफ के बेटे मैक्स से होती है। अब थोड़ी देर डीना उससे बात करती है और दोनों जल्दी दोस्त बन जाते हैं। मैक्स के बोरिंग गेम्स से तंग आकर डीना मजाक में कहती है कि अगर वह उसे पूरा घर दिखाए तो वह उसे मिठाई देगी। मैक्स फौरन यह बात मान जाता है और उसे घर घुमाते हुए बेसमेंट तक ले जाता है। वहां डीना को एक पुरानी शादी की ड्रेस नजर आती है जो मैक्स की मरहूम माँ की होती है। फिर मैक्स अपने कमरे में जाकर डीना को अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मर गई थी। थोड़ी देर बाद वह डीना को अपना वॉकी टॉकी भी दिखाता है जिससे अब दोनों मिलकर हिड एंड सीक गेम खेलने लगते हैं। इसी दौरान घर पर शरीफ की कॉल आती है। वह डीना से बात करके अपने बेटे मैक्स की सेफ्टी के बारे में पूछता है। अब कुछ देर बाद डीना और मैक्स पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखते हैं और मूवी देखते देखते मैक्स सो जाता है। तभी डीना को बैकयार्ड से अजीब सी आवाज आती है जैसे कोई वहां मौजूद हो। वह बाहर जाकर देखती है तो उसे एक डॉग की लाश पड़ी मिलती है। तभी अचानक घर का दरवाजा भी जोर जोर से हिलने लगता है। डीना को अंदाजा हो जाता है कि जरूर कोई खतरा है तो वह तुरंत घर के अंदर वापस आकर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ शरीफ इन्वेस्टिगेशन के लिए चैड के दोस्त विलिस के घर जाता है। वहां भी उसे एक और वीडियो टेप मिलती है। टेप देखकर शरीफ का खून खौल उठता है क्योंकि इस बार उस टेप में मास्क पहने हुए वही कातिल उसकी अपनी वाइफ को बेरहमी से मार रहा होता है। गुस्से में आकर शरीफ समझता है कि विलिस ही वह वीडियो टेप किलर है क्योंकि यह टेप उसी के घर से मिली है, इसलिए अब वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। इधर डीना महसूस करती है कि कोई घर के अंदर उसका पीछा कर रहा है। उसे एक विंडो टूटी हुई मिलती है और एक कमरे में डीना को अपनी बहन एमिली की तस्वीरों से भरा हुआ क्राइम बोर्ड दिखता है। घबराहट में डीना पुलिस स्टेशन कॉल करती है ताकि मदद मांग सके, लेकिन कातिल जब उसकी आवाज सुनकर उसे ढूंढने आता है तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वहां असल में डीना होती ही नहीं, वह अपनी फेक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाकर कातिल को बेवकूफ बनाती है और पीछे से उस पर हमला कर देती है। जब कातिल होश में आता है तो वह एक कुर्सी से बंधा होता है और उसके सामने एमिली की मौत का वही वीडियो चल रहा होता है, मगर इस बार वीडियो में मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद डीना होती है जो कातिल जैसा मास्क पहनकर असली कातिल को उलझा रही होती है। जब कातिल अपना मास्क उतारता है तो उसका असल चेहरा सामने आता है। वह और कोई नहीं बल्कि फॉरेस्ट सर्विसेज की ऑफिसर एलिजाबेथ होती है। पता चलता है कि उसी ने एमिली, कैंपर और शेरिफ की वाइफ सबकी हत्या की थी। डीना उसे कहती है कि मुझे पहले से पता था कि आज तुम मैक्स की बेबी सिटर हेडी को मारने वाली हो, इसलिए मैंने पहले ही हेडी को मेडिसिन देकर उसकी तबीयत खराब कर दी थी और उसकी जगह मैं खुद यहाँ आई। डीना आगे कहती है कि मैंने मैक्स को बेहोश करके विलिस के जरिए हेडी के घर पहुंचा दिया ताकि वह उसे सेफ रख सके। एलिजाबेथ यह सुनकर होश खो बैठती है और अपने आप को कुर्सी से आजाद करके डीना को ढूंढने निकलती है, लेकिन घर में उसे हर जगह छोटी छोटी चिट्ठियां मिलती हैं जहां डायरेक्शन लिखी होती है जो उसे एक वॉकी टॉकी तक ले जाती हैं। अब वॉकी पर डीना उसे बहुत चिढ़ाती है और गुस्से में पागल एलिजाबेथ उसे ढूंढते हुए बाहर निकल आती है। वहां डीना उसे सिग्नल करके एक जगह बुलाती है जहां हेलोवीन के गोस्टी फिगर लगे होते हैं। डीना खुद भी वहां भूत जैसी मेकअप में आकर एलिजाबेथ की टांग में गोली मार देती है। यहीं पर असली राज खुल जाता है। डीना असल में एमिली की बहन होती है जो अपनी बहन का बदला लेने आई थी, लेकिन अब जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाली होती है पीछे से चैड आकर उस पर वार कर देता है। तभी खुलासा होता है कि चैड भी एलिजाबेथ का पार्टनर था और वही सब वीडियो टेप्स रिकॉर्ड करता था जबकि एलिजाबेथ उन लोगों को कत्ल करती थी। दोनों मिलकर बेहोश डीना को घसीटकर घर के अंदर ले जाते हैं। चैड एलिजाबेथ की टांग के जख्म का इलाज करता है और डीना उस वक्त उसे बताती है कि मुझे तुम पर उस वक्त ही शक हो गया था जब तुम मेरी बहन के फ्यूनरल में आई थी, तभी मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारा ठिकाना ढूंढा और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे ही सामान का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। इतने में डीना के वॉकी टॉकी से विलिस की आवाज आती है। यह सुनकर चैड समझ जाता है कि विलिस भी डीना के प्लान का हिस्सा है। वह वॉकी छीनकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी डीना का ट्रैप होती है और वॉकी अचानक ब्लास्ट हो जाती है। इस धमाके में चैड मर जाता है और एलिजाबेथ अकेली रह जाती है। अब वह डीना को एक कुर्सी से बांधकर उसे एमिली की मौत का वीडियो दिखाकर उसका हौसला तोड़ने लगती है। फिर वह उसे भी उसी तरह मारने की कोशिश करती है जैसे उसने उसकी बहन को मारा था। वह डीना के पैरों में बार बार चाकू घोंपती है, लेकिन जैसे ही वह आखिरी वार करने वाली होती है तभी शेरिफ सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है और एलिजाबेथ पर गोली चला देता है। एलिजाबेथ अब अपनी मौत से बचने के लिए झूठ बोलकर शेरिफ को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। खुद को विक्टिम बताकर सब इल्जाम डीना पर डाल देती है, लेकिन जैसे ही वह चाकू उठाकर शेरिफ पर हमला करने लगती है शेरिफ उससे फौरन ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है और एलिजाबेथ वहीं खत्म हो जाती है। डीना शेरिफ को बताती है कि वह ही थी जिसने सब वीडियो टेप्स भेजे थे ताकि उन्हें असल सच का पता चल सके। शेरिफ उसे आजाद कर देता है। डीना उससे रिक्वेस्ट करती है कि एलिजाबेथ की मौत को रिपोर्ट न किया जाए क्योंकि वह इसके लायक नहीं कि उसकी याद जिंदा रहे। शेरिफ एक प्लान बनाता है कि कुछ दिन बाद पुलिस एलिजाबेथ की गुमशुदगी की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके घर से चैड की लाश मिलेगी जो शेरिफ खुद वहां रख देगा। इस तरह एलिजाबेथ हमेशा के लिए एक
डरावनी कहानी बनकर रह जाती है। शरीफ हमेशा के लिए डीना का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे उसकी बीवी की मौत के गम से निकलने में मदद की, और डीना को भी अपनी बहन के कातिल से बदला लेकर आखिरकार सुकून मिल जाता है। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।